नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन आज 5 जुलाई है और 5 जुलाई 1977 पाकिस्तान की तारीख का एक इंतहाई स्याह दिन है जब एक डेमोक्रेटली इलेक्टेड हुकूमत को जनरल ज़ियाउल हक और उनके रुफ़क़ा कार ने रिप्लेस किया और 2 बरस के बाद एक शैम ट्रायल में जिसने पाकिस्तानी कौम के सर हमेशा के लिए झुका दिए दुनिया के सामने, पाकिस्तान के ट्वाइस इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को फांसी लटका दिया गया। आज तक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इस धब्बे से अपने आप को जो है साफ नहीं कर सकी, इस धब्बे को अपने नाम से, जिसे पाकिस्तान की तारीख में और दुनिया की तारीख में कैंगरू ट्रायल कहा जाता है। आज इसी हवाले से पाकिस्तान के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर जनाब इमरान खान साहब ने एक मुख्तसर तकरीर की चंद घंटे पहले, जिसमें उन्होंने जुल्फ़िकार अली भुट्टो को ट्रिब्यूट दिया। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो के साथ अब तहरीक इंसाफ जो है वो आइडेंटिफाई करती है। ये पाकिस्तानी पॉलिटिक्स का एक बड़ा इंटरेस्टिंग टर्न अराउंड है। इस हवाले से भी बात करेंगे हम, क्योंकि मेरे साथ जो लोग शामिल हैं उसमें आज रज़ा रूमी साहब जो पाकिस्तान के फोरमोस्ट पब्लिक इंटेलेक्चुअल हैं, ऑथर हैं, एक से ज़्यादा किताब के जर्नलिस्ट हैं, एक बहुत पावरफुल वेबसाइट भी रन करते हैं। इससे पहले फ्राइडे टाइम्स और डेली टाइम्स के साथ उनका ताल्लुक़ रहा एज एन एडिटर। तो रज़ा रूमी साहब भी हमारे साथ हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से जनाब सेनेटर ओन अब्बास बुप्पी साहब हमारे साथ हैं, जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर के स्पेशल असिस्टेंट टू प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान रहे, इस वक्त पीटीआई के सिंध के सिंध कह रहा हूँ, साउथ पंजाब के, माफ़ कीजिएगा, प्रेसिडेंट हैं। पीएमएलएन से राना एहसान अफजल खान साहब जो हैं हमें फैसलाबाद के से हमें ज्वाइन कर रहे हैं वीडियो लिंक के जरिए। मेंबर हैं सेंट्रल वर्किंग कमेटी की पीएमएलएन के, स्पोक्स पर्सन हैं पीएमएलएन के, और जो मरहूम मेंबर नेशनल असम्बली थे राना अफजल साहब फैसलाबाद से, उनके साहिबजादे हैं। राना अफजल ने हमारे प्रोग्राम में बहुत पार्टिसिपेट किया। वो फाइनेंस और इकनॉमिक पॉलिसी के हवाले से बात किया करते थे, बहुत ही सुलझी हुई शख्सियत थी। आज पहली दफ़ा जनाब राना एहसान अफजल जो है हमारे प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करें। सो वेरी वार्म वेलकम टू ऑल माई गेस्ट। मैं सबसे पहले आपको वो टुकड़ा सुनाता हूँ जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान जनाब इमरान खान साहब ने तकरीबन 3 घंटे पहले उन्होंने कहा। अदब से अपनी अदलिया से पूछता हूँ कि क्या मुल्क में फंडामेंटल राइट सस्पेंड हो गए हैं? क्या ये मकबूजा कश्मीर है? क्या ये फलस्तीन है? फलस्तीनियों से हो रहा है? मैं चुप हूं जब से ये हुआ सब कुछ। मुझे तो सब पता है कि किसने क्या किया। मैं कोई बात नहीं करता क्योंकि मुझे पता है किस तरह ये सारी साजिश हुई थी और कौन कौन मुलव्वस है। मैंने एक टेप भी, एक वीडियो बनाई हुई है, महफूज जगह पे रखी है, कि अगर मुझे कुछ होता है तो वो भी पब्लिक को पता चलेगा कि कौन कौन कैरेक्टर्स ने क्या क्या किया। ये जो मुल्क को, इस मुल्क से जो इतनी बड़ी गद्दारी की है वो किस किस ने की है। लेकिन अगर इसी तरह हमें दीवार के साथ लगा दिया गया, हरासा किया गया, मैं मजबूर होऊंगा, फिर मैं बोलूंगा, मैं फिर सब कुछ कौम के सामने रख दूंगा कि क्या हुआ। नाज़रीन, अभी आपने सुना फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान इमरान खान साहब ये कहते हैं कि जो साजिश मेरे खिलाफ हुई, मैं इसलिए चुप रहता हूँ कि मैं कौम की खातर, कौम के मुफाद में मैं चुप रहता हूँ, लेकिन अगर हमें इसी तरह से दीवार से लगा दिया गया और मुझे कुछ हुआ तो मैंने एक वीडियो जो है तमाम हक़ाइक़ के हवाले से, तमाम स्टेटमेंट जो है कि किसने क्या किया इस पूरी साजिश में, उसे मैंने एक महफूज जगह पर रखा है। और अगर मुझे मतलब उनका यही है कि मार दिया गया तो ये वीडियो जो है ये मंजर आम पे आ सकती है। अगर रज़ा रूमी साहब ने मुझे ज्वाइन किया है तो रज़ा रूमी साहब से हम बात का आगाज़ करते हैं। रज़ा रूमी साहब को मुझे बताया गया कि कनेक्शन अभी तक इस्टेब्लिश हमारे साथ नहीं हो सका। मैं इसी क्वेश्चन को लेकर चलता हूँ राना एहसान अफजल खान साहब की तरफ। राना साहब, ये इमरान खान साहब ने जो वॉर्न किया है, ये आपकी हुकूमत को इन्होंने वॉर्न किया है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इमरान खान साहब ने सिर्फ रेपिटेशन की है अपने उस नैरेटिव की जिसको वो बहुत डेस्परेटली चाहते हैं कि किसी तरीके से ये सच्चा साबित हो जाए या लोग इसको सच्चा मान लें। वही फिलॉसफी जो जोसेफ गोबल्स की है कि इतना बड़ा झूठ बोलो और उसको बार बार दोहराओ कि लोग उसको सच मान लें। तो उसी फिलॉसफी के तहत ये जो साजिश हुई, इंटरनेशनल उसमें मुल्क ममालिक जो थे इन्वॉल्व थे, और उसको बार बार रिपीट करना, जबकि ये उनका अपना किया है कि एक ऐसी हुकूमत जिसके अंदर कंसेंसस नहीं था, अपने इत्तेहादियों से भी नहीं था, ना ऑपोजिशन के साथ था, और फिर आप जो आपकी जो इकोनॉमिक पॉलिसी थी उसने मुल्क को लिटरली जो है वो डिफ़ॉल्ट के दहाने पे खड़ा कर दिया। और जो मिसमैनेजमेंट हुई, मिस गवर्नेंस हुई, ये उसका नतीजा है कि वो आज हुकूमत में नहीं है। लेकिन क्योंकि उन्होंने भी अपना एक मंजन बेचना है, उन्होंने वो नैरेटिव जो है वो उसको बार बार रिपीट करना है, जबकि वो उनकी अपनी हुकूमत के फॉरेन ऑफिस ने, जब वो हुकूमत में प्राइम मिनिस्टर थे,
उसने उस नैरेटिव का साथ नहीं दिया। आपकी जो मिलिट्री है, आपकी जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं जिनका काम है नेशनल सिक्योरिटी का दिफा करना, उन्होंने इस नैरेटिव को सपोर्ट नहीं किया। आपका जो 5 मेंबर का जो सुप्रीम कोर्ट का बेंच था जिसने नेशनल सिक्योरिटी की कमेटी के मिनट्स को मंगवाया, उसकी तहकीक की नो कॉन्फिडेंस के ऊपर, और उसने भी उसको रद्द कर दिया। तो जब सब ने रद्द कर दिया तो वो यहां इनका जो फोकस है वो यही है कि बार बार इसको दोहराएं। लेकिन मेरे ख्याल से ये अब पिट गया है, ये नैरेटिव पिट चुका है कि अब ये इंटरनेशनल साजिश है और किसी ने कोई बहुत बड़ा प्लान इमरान खान की अजीम हुकूमत के खिलाफ जो है वो नाफिज किया, जो कि मुल्क को तरक्की के लिए दौड़ाता हुआ आगे लेके जा रहा था। तो ऐसी कोई बात नहीं है। तो ये सारा ड्रामा है, इसको आप ड्रामा कह सकते हैं जो इमरान खान साहब कर रहे हैं और करते जा रहे हैं। और इसकी बड़ा भरपूर मौकफ आपने दिया, बड़ा भरपूर मौकफ जो है वो आपने दे दिया राना एहसान अफजल खान साहब ने। सेनेटर और अब्बास बुबी साहब हमारे साथ, रजा रूमी साहब भी इस वक्त आप सुन रहे हैं, वो भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं, उनकी तरफ भी जाएंगे। लेकिन राना साहब का ये कहना है कि इमरान खान साहब का जो नैरेटिव व बयानिया है उसको महज वो दोहराते रहते हैं ताकि उसको रीइंफोर्स करें, और ये बयानिया फट गया है। अब इस बयानिया में कोई यकीन नहीं करता। आप साउथ पंजाब के पीटीआई के प्रेसिडेंट हैं, वहाँ पर आप इस बाई इलेक्शन की कैंपेन जो है उसे पुश कर रहे हैं। मेरा ख्याल है 4 सीटें उन जगहों पर बनती हैं साउथ पंजाब में। आपको कैसे लग रहा है कि आपका बयानिया बिक रहा है या फट गया? डॉक्टर साहब, साउथ में हमारे पास 8 सीटें हैं, 4 नहीं है, जहाँ पे यहाँ पे कॉन्टेस्ट है। ओवरऑल पूरे पंजाब में 20 सीटें, जिसमें से 8 साउथ में से हैं। लेकिन मैं एक चीज पहले थोड़ा सा चला जाऊं। अच्छा। 45 साल पहले जब आज भुट्टो साहब को इस वक्त अपनी हुकूमत कू के जरिए जब हटाई गई थी, 45 साल में मुझे लगता है हमने सबक नहीं सीखा। चीजें आज भी वैसी हैं जैसे 45 साल पहले पाकिस्तान में थी। आज दौर उठा के देख लें, टोटल रेप्लिका चल रहा है जो आज से 45 साल पहले हुआ था। सब इदारे इसी तरह रिस्ट्रेंट कर रहे थे या रिएक्ट कर रहे थे जो उस तरह किया गया था। एंड आई एम सो एम्बैरेस्ड कि जो एक शेमफुल एक्ट आज से 45 साल गया था, आज तक किसी ने भी इस जुडिशरी में से उस पर माफी नहीं मांगी। बट आई थिंक वन थिंग जो कि कोई रियलाइज नहीं कर रहा, जो उस वक्त कू हुई थी और जो आज इस वक्त हो रहा है, उस वक्त के लीडर और शायद इस वक्त के लीडर में भी फर्क है, और उस वक्त की जो मीडिया है और इस वक्त आज के मीडिया में भी फर्क है। आई एम श्योर कि जो हीट है, डॉक्टर साहब आपने तो फील की होगी। मैं अभी कल रात को इमरान रियाज का जो इंटरव्यू देख रहा था, वीलॉग देख रहा था, आई वाज एम्बैरेस्ड कि आज 45 साल बाद दुनिया किधर से किधर पहुंच गई है। और एक जर्नलिस्ट के घर के बाहर पुलिस मुकाबला होता है, उसके घर आके एक मतलब किसी डाकू को ही मार दिया जाता है जस्ट एम्बैरस करने के लिए, उसकी फैमिली को हरास किया जा रहा है। सही कह रहे हैं आप। थिंक अबाउट इट डॉक्टर साहब। अभी जो डॉक्टर फर्स्ट लेडी की जो एक ऑडियो आई है, बजाय कि उस पर एम्बैरसमेंट हो, इनको शर्म आनी चाहिए। सिटिंग प्राइम मिनिस्टर के अगर दफ्तर या उसके घर के अंदर उसकी लाइंस को वहां पे टेप किया जा रहा था, बाकी सवाल बाद में, ये कर कौन रहा था, किस अथॉरिटी के तहत, ये कौन सी दुनिया में जीते हैं जिसमें आप लोगों की जाती जिंदगी में उनको टेप करते हैं, सिटिंग प्राइम मिनिस्टर्स को। यानी कि आज 45 साल में कोई सबक किसी ने नहीं सीखा। आर यू रेडी टू हैव अनदर, वो इसी तरह एक नया वो जनरल ज़िया है, वो एक मार्शल लॉ का नया दौर लेना चाहते हैं? ऐसा नहीं होगा। अभी भी अननोन कॉल्स आती हैं। आज साउथ पंजाब में कल मैं विजिट करने गया, अननोन से वहां लोगों को कॉल्स आ रही हैं। मैं एक घर ज्वाइनिंग पे, डॉक्टर साहब मैं आपको बताता हूँ मजे की बात, मैं मुजफ्फरगढ़ में एक नाजिम की ज्वाइनिंग पे गया। मेरे जाने से पहले CTD जो काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट, उसकी 4 गाड़ियां फौरन आ गई उसी बंदे के घर। मैंने पूछा भाई ये क्या? उन्होंने कहा जी दहशतगर्द फरार है, हम वो उसकी तलाशी करने के लिए आए। मैं उसके बाद एक और जलसे पे गया, जिस जलसे पे गया उस कैंडिडेट के खिलाफ FIR दर्ज कर दी। उसके बाद मजे की बात है, रात ही को एक 25 मुरब्बे के जिम्मेदार के ऊपर पानी चोरी का पर्चा डाला, और जिस दिन पानी चोरी हुआ उस दिन नहर में पानी नहीं था। ये इस किस्म की हरासमेंट नून लीग में इतनी हिम्मत नहीं है। आई एम श्योर कि जो लोग ये कर रहे हैं, दिस इज समथिंग, ये एक्सपोज हो रहे हैं। ये इस तरह नहीं हो सकता। यू कैन नॉट जस्ट लिव बाय। वेरी इंटरेस्टिंग कमेंट है, बहुत डिटेल्स भी आपने दी, और बहुत इंटरेस्टिंग कमेंट है कि ये नून लीग नहीं कर रही है, नून लीग को भी एग्जॉनरेट कर दिया जनाब सेनेटर राना अब्बास साहब ने। रजा रूमी साहब, ये एक बड़ी गहरी बात इन्होंने की है सेनेटर साहब ने। वो ये कहते हैं कि पाकिस्तान ने अपनी तारीख से कुछ नहीं सीखा। आज बदकिस्मती से 5 जुलाई 1977 है, जो पाकिस्तान की तारीख का एक इंतहाई बदतरीन और स्याह दिन है, जहाँ एक अंधेरी रात का आगाज़ हुआ था, जब पाकिस्तान की एक ट्वाइस इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर की हुकूमत को एक मार्शल लॉ लगा के हटाया गया। एक ऐसे वक्त में हटाया गया जब अपोजिशन और हुकूमत के दरमियान में तकरीबन तमाम एग्रीमेंट हो चुका था। उस वक्त के जो सियासतदान थे अपोजिशन के, वो अपनी किताबों में ये लिख चुके हैं, और लाइन कट गई, और डॉक्टर प्रोफेसर गफूर जो हैं वो ये सब कुछ लिख चुके हैं।
लेकिन सेनेटर साहब का ये कहना है कि हमने इससे कुछ सीखा नहीं है। आप समझते हैं कि पाकिस्तान के जो इंतजामी ढांचा है उसने पाकिस्तान की इस इंतहाई दर्दनाक तारीख से कुछ नहीं सीखा कि हमने नहीं सीखा? जी मोईद, सबसे पहले तो शुक्रिया कि आपने ये टॉपिक रेज किया है आज के हवाले से। बहुत अहम बात आपने भी कही, और ये कि कौमें जो हैं वो अपनी तारीख से सबक सीखती हैं, पीछे मुड़ के देखती हैं कहाँ कहाँ गलतियां हुई, और यकीनन इस बात में बहुत हद तक वजन है कि 5 जुलाई 1977 को जो कुछ हुआ पाकिस्तान के आइन के साथ, पाकिस्तान के जमहूरी प्रोसेस के साथ, वो नाकाबिल तलाफी है। और उससे और अनफॉर्चुनेटली हमने उसका दूसरा मजर देखा था जब जनरल मुशर्रफ साहब ने वो किया, अपनी 99 का कू किया। तो आपने वो भी देखा। लेकिन आज के जी बिल्कुल 1999 में हुआ, फिर आपने देखा उसके बाद इमरजेंसी लगाई दोबारा, और इसी तरह अदालतें उन्होंने 3 नवंबर 2007। लेकिन अभी एक बात जो 2007, थैंक यू। तो मोहित भाई, अभी वाकया इस तरह से है कि अभी कुछ हालात थोड़े से इस तरह से बदले कि अब डायरेक्ट मार्शल लॉ वाला इंस्ट्रूमेंट नहीं इस्तेमाल होता, अब ज्यादा सोफिस्टिकेटेड हो गया मामला। और अब जो आईनी प्रोविजंस हैं, आपको याद है कि 1990s में फिर 58(2)B का इस्तेमाल किया जाता था। उस वक्त का जो प्रेसिडेंट्स थे मुख्तलिफ, उन्होंने 4 हुकूमतों को घर भेजा वो इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल करके, फिर उसको भी अंडू कर दिया गया। तो फिर एक नया तरीका निकाला गया, और वो तरीका अदलिया के जरिए फारिग करने का। उसमें यूसुफ रजा गिलानी फारिग हुए एक छोटी सी टेक्निकल नॉकआउट पे, नवाज शरीफ फारिग हुए एक छोटी सी टेक्निकल नॉकआउट पे, और अब तीसरे हमारे इमरान खान साहब हैं जो कि एक वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के जरिए उनकी हुकूमत को गिराया गया। अब इमरान खान साहब का और उनके साथियों का यकीनन सेनेटर साहब भी समझते हैं, वो ये समझते हैं कि ये इदारे जो हैं ये इसमें इन्वॉल्व है। देखिए, हमें इसके ऊपर एहतियात से काम लेना चाहिए, क्योंकि अभी हमारे पास उतनी इंफॉर्मेशन शायद आपको ज्यादा होगी, आप बहुत बाखबर हैं, सेनेटर साहब को होगी, लेकिन पब्लिक में अभी उतनी नहीं है। पब्लिक डिवाइडेड है। पब्लिक में खसूसन जो खान साहब ने बैरूनी साजिश का जो एक एलिमेंट ले आए हैं, उससे जो मुल्क के अंदर जो इदारों के इलीट्स के अंदर जो झगड़ा है वो पीछे चला गया है। देखिए ना, खान साहब आज उन्होंने वैसे जो बातें कही हैं कि वो सब कुछ कह देंगे, धमकी भी थोड़ी सी उन्होंने दी है, तो बात ये पहले दिन उनको खुल के कहना चाहिए था कि कौन ऐसे इदारे थे जो उनके खिलाफ है, बजाय इसके कि डोनाल्ड लू और साजिशी खत और ये और वो वैसे पॉलिटिकली तो वाइज ना होता ना, के साथ खड़े सियासी तौर पे तो गैर दानिशमंदाना ना होता अगर वो खुल के इल्जाम लगाते। आप खुद कह रहे हैं कि पब्लिक के पास सारी इंफॉर्मेशन नहीं है। अगर खान साहब, इमरान खान साहब खुल के कह देंगे कि क्या हुआ, कौन से कैरेक्टर्स हैं, तो फिर तो एक भौंचाल आ जाएगा ना। मतलब अभी तो वो एक तरीके से चल रहे हैं, नहीं? जी देखिए वो भौंचाल खान साहब तो नहीं कह रहे, लेकिन उनके जो सपोर्टर्स हैं वो तो क्या क्या ट्रेंड चला रहे हैं सोशल मीडिया पे, नाम लेकर ट्रेंड्स चल रहे हैं। अब छोड़ें वो मीडिया के अंदर क्या क्या, वो कौन था, ये कौन है, मीर जाफर, मीर सादिक, ये सारी बातें तो उनकी जिम्मेदारी नहीं ना बनती खान साहब तो मैं बहरहाल इसे देखिए ना, खान साहब जी उनकी नहीं बनती। लेकिन मैं बड़ा अच्छा आपने पॉइंट किया, मैं थोड़ा सा नहीं रहा, मैं आपने जो पॉइंट रेज किया ना जी, हाँ, मैं एक सेकंड राणा साहब को भी इसमें लाना चाह रहा हूं। जी। राणा साहब, आपने सुना रजा रूमी साहब को, आपने इससे पहले सेनेटर ऑन अब्बास को भी सुना, और फिर हमने आपको भी सुना। जो मौजूदा जो प्रेजेंट होता है, प्रेजेंट बड़ा कंटेस्टेड होता है। प्रेजेंट पे आपने पोजीशन ले ली, ठीक है कि प्रेजेंट के ऊपर उसकी हकीकतें भी ठीक तरह से नहीं पता होती हैं, और जाहिर है कि वो पॉलिटिकली कंटेस्टेड होता है, उस पर एक झगड़ा होता है। प्रेजेंट पे हम पोजीशन नहीं ले सकते, लेकिन हम ये तो पोजीशन ले सकते हैं ना सारे इकट्ठे होकर कि 5 जुलाई 1977 जो है वो पाकिस्तान की तारीख का एक स्याह दिन है। जिस तरह से 4 अप्रैल 1979 जो है 1979 जिसमें भुट्टो साहब को फांसी दी गई, वो पाकिस्तान की तारीख का स्याह तरीन दिन है। हम कह सकते हैं कि जो हुकूमतें गिराई गई आर्टिकल 58(2)B के जरिए, वो भी बड़े डार्क डेज हैं। नवाज शरीफ साहब की हुकूमत को 12 अक्टूबर 1999 को जो गिराया गया, वो भी एक तारीख दिन है। तो अगर हम अपनी तारीख के ऊपर इत्तेहाद कर लें तो शायद फ्यूचर का और प्रेजेंट का भी हल निकला है। इससे एग्री करते हैं आप? बिल्कुल 100% एग्री करता हूं, और मेरे ख्याल से मुल्क का जो सबसे मेजर मसला वही है कि आइन को इम्प्लीमेंट होना चाहिए है और गवर्नेंस उसके लिहाज से होनी चाहिए। लेकिन एक और इंटरेस्टिंग चीज़ जो आज मैं समझता हूं एक पॉलिटिकल जमात ने भी नहीं सीखी, और उसका अपना नैरेटिव है कि न्यूट्रल्स को न्यूट्रल नहीं होना चाहिए, उनको नेक लोगों को जो है वो उनके सर पे हाथ रखना चाहिए है और उनको जो है वो प्रमोट करना चाहिए। इनका अपना नैरेटिव है। तो एक ऐसी भी जमात है
जो कॉल कर रही है कि न्यूट्रलिटी भी जो है वो भी अच्छी बात नहीं है। तो ये भी जो लेसन है मैं समझता हूं कि पार्टीज को भी सीखना चाहिए है, और शायद हमने सीखा भी, फिर ही जो है वो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी हुआ, और उसके अंदर मैं समझता हूं उसको रिन्यू करने की भी जरूरत है कि उसके ऊपर दोबारा बैठा जाए, और जो लोग यूं करके न्यूट्रलिटी को भी चैलेंज करते हैं उनको भी समझाया जाए, बैठाया जाए कि नहीं, जमहूरी रास्ता अब हम अपना लें तो वो बेहतर है, बजाय कि हम किसी की ताक में रहे कि कहीं से हमें कुछ सपोर्ट मिले या कुछ हो। तो ये पाकिस्तान का जो इशू है ये हमें हिस्ट्री ने भी सिखाया, और ये वक्त भी आ गया है कि हम इससे सीख जाएं और आगे का जो है वो करेक्शन कर लें। इसकी बेहद जरूरत है, मैं एग्री करूंगा आपसे। ठीक है, जरा क्विक इस पे कमेंट ले लें जनाब सेनेटर साहब का ब्रेक से पहले। सेनेटर साहब वो समझते हैं कि भाई न्यूट्रल को न्यूट्रल रहने दें, न्यूट्रल को क्यों आप कह रहे हैं कि आप अच्छे लोगों की मदद करें, नेक लोगों की मदद करें? अच्छा डॉक्टर साहब, वैसे सिंपली बात, अगर हम इस पे डिबेट कर लें कि जो उस वक्त साजिश हुई थी, जो एक बैरूनी साजिश हुई थी, उस पे चले अवाम में एक दो राय पाई जाती होगी कि जी वो बैरूनी सी थी, अंदरूनी थी, या क्या कैरेक्टर्स थे। इस पे तो कम से कम डिबेट नहीं हो सकती कि जब वो साजिश हो रही थी तो उसको रोकने के लिए यहाँ पे इदारे बहुत कुछ कर सकते थे। यानी कि देखें, आप उस वक्त जितनी पॉलिटिकल अलायंस थे हमारे, वो बहाना बना के गए थे कि जी महंगाई का चले, एमक्यूएम चली गई, बाप पार्टी चली गई, जितने आजाद थे वो उठ के चले गए, महंगाई का। तो अगर आज महंगाई थी तो वापस क्यों नहीं आ रहे? नंबर 2, आप पंजाब गवर्नमेंट, अगर आपको याद हो, न्यूट्रल्स की चले बात कर लेते कि सारे न्यूट्रल थे। पंजाब गवर्नमेंट, जब हमजा की गवर्नमेंट यहां पे बन रही थी, उस वक्त क्या भौचाल था? यानी कि हमजा सीएम नहीं बना था, पंजाब असेंबली के अंदर 500 पुलिस वाले आते हैं, सबको मारते पीटते हैं, और उसके बाद बाहर से एक डिप्टी स्पीकर एक नया सीएम बना देता है। ये सिस्टम खुद ब खुद काम नहीं कर रहा, या कोई बहुत ज्यादा खामोश है, या कोई बहुत ज्यादा न्यूट्रल हो गया है, जिसकी वजह से जो सिस्टम है वो अनफेयरली न्यूट्रल हो जाता है। सो आई थिंक सिस्टम में चेक्स एंड बैलेंसेस बहुत इंपॉर्टेंट है। और इस वक्त बाय इलेक्शन के हवाले से जो हमारी प्ली है कि इलेक्शन कमीशन का रोल, पंजाब गवर्नमेंट में नून लीग का रोल, वो तो बहुत कमजोर लोग होते हैं ना, लेकिन क्या लोगों को धमकाने का प्रोसेस, एफआईआर, ये क्या सिविलियन गवर्नमेंट्स में इससे पहले हुआ? आई एम श्योर कि इनको जो बैकिंग है दैट हैज टू बी विड्रॉन, वो उनको विड्रॉ करनी पड़ेगी, अदरवाइज ये किसी भी सिविलियन मार्शल लॉ से ज्यादा वर्स इस तरह गवर्नमेंट जो है ना पाकिस्तान में चल रही है। दैट इज माई प्ली जी। बहुत ही इंटरेस्टिंग कमेंट है। मैं ब्रेक ले लूं कि ऑपोजिशन जो है तहरीक इंसाफ की, वो ब्लेम ही नहीं कर रही। वो कह रही है कि हमारे खिलाफ जितने हथकंडे इस्तेमाल हो रहे हैं, जो एफआईआरें कटाई जा रही हैं, जो पुलिस के डाले आ रहे हैं, जो लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है, जो उठाया जा रहा है, जो सारी चीजें हो रही हैं हमारे खिलाफ इस इलेक्शन में, उनका पीएमएलएन के साथ ताल्लुक है ही नहीं है, पीएमएलएन को ब्लेम दिया ही नहीं जा रहा। वो कह रहे हैं ये तो कुछ और ही, कोई और ही इसको कर रहा है, ये नून का स्पाइनल कॉर्ड नहीं है, ये उनका दम नहीं है। मेरा ये ख्याल है कि उनका कल्चर भी ये नहीं होता सियासी जमातों का। इस पर ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद इंतहाई इंटरेस्टिंग डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं आफ्टर द ब्रेक। नाज़रीन वेलकम बैक। एक तो आपको खबर ये दे दूं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने हमजा शहबाज साहब को तलब कर लिया है तरक्याती मंसूबों के हवाले से, और जो उन्होंने पैकेज का ऐलान किया था 100 अरब रुपए का इलेक्ट्रिसिटी के अंदर सब्सिडी देने की, उससे 7 जुलाई में उनको तलब कर लिया गया है, एक्सप्लेन करने के लिए, वजाहत करवाने के लिए। ये एक इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है। मैं वापस आना चाहता हूँ रजा रूमी साहब की तरफ। रजा रूमी साहब, क्या ये सही होगा कहना कि जो कौम अपनी तारीख का तज्जिया कर सकती है, अपनी तारीख को दयानतदारी के साथ समझ सकती है, वो फिर अपने हाल और अपने मुस्तकबिल को भी ठीक कर सकती है? जी जी बिल्कुल, आपने ये, इसमें तो कोई शक ही नहीं। और हमारी जो सबसे बड़ी, मैं समझता हूँ, कौमी एक जो कमजोरी बन चुकी है कि हमने अपने मुख्तलिफ अदवार में जो गलतियां हुई हमारे माजी के हुक्मरानों से, हमारी अशराफिया से, हम उनसे सबक नहीं सीखते। देखिए 1971 का ही वाकया ले लीजिए, उसको हम बस इग्नोर कर देते हैं। वो कहते हैं जी कि इंडिया की साजिश और रूस ने मिलकर ये सब कुछ कर दिया, तो जो अंदर दाखिली अवामिल थे उनको हम भूल जाते हैं। इसी तरह मैंने पहले जिक्र किया जनरल ज़िया के मार्शल लॉ का, मुशर्रफ के, उससे पहले अयूब खान का, हमने उससे भी कोई जिक्र नहीं किया। इसी तरह कॉन्स्टिट्यूशनल हुकूमतें जो है, उनकी डिरेलमेंट जो है, उससे जो मुल्क को नुकसान होता है उसका भी हम अहाता नहीं करते। देखिए ना, आज तो खान साहब शोर मचा रहे, लेकिन कोई नई बात नहीं है। इससे पहले मैंने आपको पूरे 90s की हिस्ट्री मैंने बताया। देखिए पाकिस्तान की पहले जो 10 साल थे, तकरीबन 7 या 8 वजीर आजम बदले गए। 1990 की दहाई में 9 वज़ीर आजम जो हैं, इंक्लूडिंग केयर टेकर्स आए। यानी कि यहाँ स्टेबिलिटी आती नहीं है। कोई भी वजीर आजम, कोई भी पार्टी की गवर्नमेंट जो हो, कोलिशन की गवर्नमेंट हो, उसको कम से कम 2-3 साल मिलते हैं कि वो अपनी एजेंडा बनाए, फिर उसको इम्प्लीमेंट करे, आगे लेके चले। इससे पहले कि वो कोई काम करना शुरू करते हैं तो ये वाला मामला हो जाता है। लेकिन अभी जो मामला है, मैं पहले
एक रिस्पॉन्ड करना चाहता हूं, जो शुरू में आप लोगों ने बात की कि ये जो कार्रवाइयाँ जारी हैं जर्नलिस्ट के खिलाफ और पीटीआई के जो है कारकुनों के खिलाफ, देखिए ये बिल्कुल काबिल तशवीश है, इसको हम कंडेम करते हैं। हर कोई भी पार्टी हो, कोई भी जर्नलिस्ट हो, कोई भी एंकर हो, उसका कोई भी व्यू हो, उसको आज़ादी इज़हार होनी चाहिए आइन के तहत। लेकिन मैं ऑन साहब जो बैठे हुए हैं आपके साथ यहाँ, सेनेटर साहब, मैं उनसे ये भी कहूँगा कि जब पीटीआई के दौर में ये सब कुछ हो रहा था तो उस वक्त क्यों नहीं पीटीआई ने इसके ऊपर एक फ़र्क रविश अपनाई। चाहे मतीउल्ला जान का केस हो, अफसार आलम का केस हो, और भी लंबी फहरिस्त है। बहुत से लोग ऐसे हैं उनमें ना पीटीआई नहीं इत्तफाक करती होगी, आई एम श्योर बहुत से लोग नहीं इत्तफाक करते उनके ख्यालात से या उनके तज्जिए से या उनकी रिपोर्टिंग से, लेकिन उस वक्त भी ये पूरा एक सिलसिला जारी था। सियासी अहमद नूरानी करने की रविश, शहबाज शरीफ साहब। जी कहिए सेनेटर और अब्बास साहब, बड़ा दुखता, बड़ा मुश्किल किस्म का सवाल उठा दिया आपकी जमात के हवाले से जनाब रजा रूमी साहब। डॉक्टर साहब एक अर्ज करूं, जब आज से 3 दिन पहले अयाज अमीर साहब अपनी कहानी बैठ के टीवी पे सुना रहे थे कि किस तरीके से गाड़ी आई, उसको रोका, उसको बाहर गिराया, उनके मुंह पे मुक्के मारे, उनके कपड़े फाड़ दिए, उनके पेट के ऊपर लाते मारी, और जिस तहम्मुल से वो कहानी सुना रहे थे, मैं अपने आप से सवाल पूछ रहा था कि मैं भी तो अयाज अमीर की जगह हो सकता था, कि शायद मेरा ज़मीर एक दिन जागता और मैं एक सिस्टम के खिलाफ बात शुरू कर देता, तो मेरे साथ भी वही होना था। लेकिन उसकी दाढ़ी शायद सफ़ेद थी, मेरी दाढ़ी काली है, तो शायद इतनी तकलीफ ना होती। लेकिन फिर मैंने अपने आप से सवाल किया, पाकिस्तान में हर वो शख्स जो ज़मीर रखता है उसको इसी तरह सड़क पे आज से पहले भी रगड़ा गया था, आज के बाद भी रगड़ा जाएगा। आज 2 दिन के बाद कौम को किसी को याद नहीं है कि अयाज उमर 70 साल की उम्र में सड़क के ऊपर कुछ लोग नामालूम लोग आए और मार के चले गए। इस तरह कई नामालूम लोगों को सड़कों पर मारा जाता होगा, लेकिन 2 दिन बाद हम सारे भूल जाते हैं। आई थिंक दिस इज हाई टाइम एंड आई अप्रिशिएट कि आप जैसे, मतलब खान साहब तो एक अपनी जंग, हमारी तो है ही सो है, हम तो एक सियासी जंग लड़ रहे हैं, आप लोग इस मुआशरे की जंग लड़ रहे हैं। जब 2 दिन बाद भूल जाते हैं तो यकीनन, मैं अभी जो रूमी साहब ने फरमाया, आई कंडेम एवरीबडी, जो इससे पहले हमारे दौरे हुकूमत में जिनके साथ हुआ, हमारा उससे कोई लेना नहीं, हमारा किसी से कोई ऐसा नहीं था। अगर कुछ ऐसा था, आई कंडेम दैट। और अभी जो हो रहा है दैट इज एब्सोल्यूट, बट द थिंग इज, एक दफा कौम को कहीं खड़ा तो होना पड़ेगा यार, ये रेड लाइन है टाइनी, इसको तो माफ कर दो। जो सोच का प्रोसेस है उसको तो चलने दो, मतलब हमारी सोचों के ऊपर पुल तो नहीं बांधा। सो बेसिकली मेरे साथ रहे, मैं राणा साहब की तरफ आ जाऊं। राणा साहब देखें, सेनेटर साहब जो हैं वो अब ये मान रहे हैं कि जो मतलब जो अभी हो रहा है वो भी आपकी हुकूमत नहीं कर रही, ये भी मानना पड़ता है, और जो इससे पहले हुआ वो भी पीटीआई की गवर्नमेंट ने नहीं किया, लेकिन उनके सामने होता रहा, वो उसका रास्ता नहीं रोक सके। उसके ऊपर जो इंतजामी रिएक्शन और रद्द-ए-अमल करना था उन्होंने नहीं किया। कॉन्डेम उन्होंने भी किया उस वक्त जब मतीउल्ला जान का हुआ था, मिनिस्टर्स उनको छुड़वाने में लगे रहे। जब भी कोई वाकया हुआ पीटीआई की हुकूमत ने उसको कंडेम किया। अभी भी जब अयाज अमीर साहब के साथ ये इंतहाई ज़द-ओ-खूब किया गया, जो इंतहाई यानी अफसोसनाक है, तो शहबाज शरीफ साहब ने भी उसको कंडेम किया और पीएमएल की लीडरशिप ने कंडेम किया। लेकिन जैसे पहले किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई, अब भी किसी की गिरफ्तारी नहीं हो रही। सारी दुनिया देख रही है कि इमरान खान रियाज जो है, जिसको 48 घंटे में शायद 1 करोड़ लोग देखते हैं, सुनते हैं, उसके साथ जो कुछ किया जा रहा है गुज़िश्ता कई हफ्तों से अब किया जा रहा है कि उसके घर वालों को डराया धमकाया जा रहा है, उसके घर के बाहर कॉन्विक्ट को लाके मारा जाता है, पुलिस बार बार उसके घर चली जाती है, उसका लाइसेंस असला जो है वह वापस ले लिया गया है। कल रात उसको एंटी करप्शन के केस में डाल दिया गया है कि एक प्राइवेट आदमी जिसे हुकूमत में नौकरी नहीं की। आपके सामने ये सब कुछ हो रहा है और आपका इंतजामी ढांचा इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन आपकी हुकूमत भी अब कुछ नहीं कर रही। ये कहना कि पहले नहीं हुआ था, ये तो कोई एक्सक्यूज ना हुआ। अब आप क्या कर रहे हैं इसको रोकने के लिए? देखिए, मुझे इमरान रियाज साहब का वो पर्सनल केस, मुझे नहीं पता कि उन पे किस तरह के केसेस बने हुए हैं या क्या उनके इश्यूज हैं, लेकिन जो मीडिया है उसको आज़ादी सहाफ़त जो है उसका राइट है और होनी चाहिए। और मैंने तो ये देखा है कि जिस तरह पीटीआई के दौर में प्रेस फ्रीडम इंडेक्स जो है वो गिरी, वो नहीं, हमारे लिए ये चैलेंज है और हमें इस चीज़ को डेफिनेटली रोकना है। लेकिन मैं समझता हूँ मोहित साहब के, देखें हमारा जो सिस्टम है गवर्नेंस का, कैसे रोकता है आपका पार्लियामानी वो अपनी कमजोरी का मान रहे हैं ना कि हमारी बेबसी थी। अब आपकी बेबसी है, आखिर कहीं ना तो आपने स्टैंड लेना ना। अब आपकी हुकूमत है, आपकी भी बेबसी है, पुलिस आपके कंट्रोल में नहीं है, इंतजामिया आपके कंट्रोल में नहीं है। वो ये भी कह रहे हैं कि इलेक्शन में भी जो कुछ हो रहा है वो पीएमएल नहीं कर रही हमारे साथ। अब इस बेबसी का फिर हल क्या है?
देखिए, मैं तो नहीं समझता कि ऐसी कोई बात है कि पुलिस हमारे कंट्रोल में नहीं है या जो है वो चीज़ें हेवायर हैं बिल्कुल, और जो ये जो हुकूमत है वो इन कंट्रोल नहीं है, ऐसे तो नहीं है। हुकूमत जो है वो इन कंट्रोल है, लेकिन मैं क्योंकि इमरान रियाज साहब का जो केस है स्पेसिफिक, उसके ऊपर मुझे कोई डिटेल नहीं पता कि क्या वो उनकी इश्यूज हैं और क्यों पुलिस उनको जो है वो चेक कर रही है या क्यों उन पे FIR काटी जा रही हैं। लेकिन अगर कोई ऐसी बात है तो वो कि जानबूझ के अगर ये किया जा रहा है तो गलत है। मैं जो पॉइंट रेज कर रहा था वो ये था कि देखिए, ये हमारी जो पार्लियामानी जमहूरियत है उसकी स्ट्रेंथ क्या है। कटी हुई है नहीं सर, लेकिन इशू ये है ना कि देखिए, अरशद शरीफ के ऊपर पता नहीं 10 FIR कटी हुई है, इमरान खान रियाज पे 10 FIR कटी हुई है, लोगों को अननोन नंबर से कॉल आ रहा है, वो उसको ट्विटर पे पोस्ट कर रहे हैं। तो आपकी हुकूमत के दरमियान ये हो रहा है ना, ये हुकूमती मशीनरी के बगैर तो हो नहीं रहा है, कोई चोर डाकू थोड़ा कर रहे हैं। तो अब आप ये कहें कि हमें पता नहीं है, आपने तो स्टेप लेना है, आपने तो डिसीजन लेना है, आपकी गवर्नमेंट ने। इंटीरियर मिनिस्टर तो आपके है ना दोनों जगह, पंजाब में भी और सेंट्रल उसी पे मैं वो बात कर रहा हूं कि ये जो सिस्टम है हमारा, वो पार्लियामानी जमहूरियत का सिस्टम है जहां ऑपोजिशन और गवर्नमेंट का दोनों का बड़ा अहम रोल होता है। और अगर ऑपोजिशन और गवर्नमेंट जो है वो आपस में एक वर्किंग रिलेशनशिप ना डेवलप कर सकें तो सिस्टम वीक होता है। और यही हमने देखा कि ये जो पिछले 4 साल का दौर था उसमें ये सिस्टम वीक हुआ और एक वन वे जो है वो गवर्नेंस हुई जिसमें ऑपोजिशन की आवाज इंक्लूड नहीं की गई। तो ये 90 में भी हमने देखा कि आपस की लड़ाई की वजह से जो है वो और लोगों ने जो है वो फायदा उठाया और उसका नुकसान जो है वो पाकिस्तान को हुआ। आज भी जो पोलराइजेशन है वो एक इंतहा तक चले गई है कि आपकी सियासत जो है वो मजहबी टच पे आ गई है कि आप मजहबी टच दें, आप नेक हैं वो काफिर है, या आप गद्दारी टच दें कि गद्दारी का नैरेटिव लेके चलें। तो ये सब कुछ सिस्टम को वीक करती है, जिसका नतायज जो आप जो बातें कर रहे हैं वो भी उसका एक आउटकम आता है कि वो चीजें भी होती हैं। तो हमें ये समझने की जरूरत है, तारीख की भी बात आपने की कि तारीख से अगर हम सीख सकें तो इस सिस्टम को हुकूमत है, वजीर दाखिला आपका है, वजीर कानून आपका है, करना क्या है? देखिए ना, वजीर कानून वजीर दाखिला आपका है और चीजें हो रही हैं ना, आपकी हुकूमत जिम्मेदारी ले नहीं रही, कर भी नहीं रही आपकी हुकूमत, रोक भी नहीं रही। करना क्या है? देखिए, करना ये सोल्यूशन ये है, FIR कट रही है, ऑपोजिशन और FIR हैं। देखिए सर एक आदमी पे 10 FIR काट दे, सिंध में बलूचिस्तान में जहां चलेगा नहीं। और हुकूमत जब ऑपोजिशन और हुकूमत सियासत करना छोड़ देंगे और आपस में जो वर्किंग रिलेशनशिप जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है इस सिस्टम की बना लेंगे तो फिर वो इन पॉइंट ऑफ व्यू पे वन पेज पे आ जाएंगे और इस पे सियासत नहीं होगी। यही इसका सोल्यूशन है। और ये सोल्यूशन जो है, जितनी जल्दी ये जमहूरी जो कुव्वतें उनको समझ आ जाए तो उतनी जल्दी ये चीजें जो हैं ये पाकिस्तान के ये वाले मसाइल हल हो जाएंगे। तो मेरे नजदीक तो यही सिस्टम है, यही सोल्यूशन है इसका। अच्छा, रजा रूमी साहब, आपको क्या समझ आया, क्या करना होगा? मतलब हुकूमत तो बेबस है, वो तो अब क्या कहें इसको? रजा रूमी साहब, सोल्यूशन क्या है? जी, पहली तो मोहित भाई देखिए, पहली तो ये बात है कि देखिए, कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनसे ना तो बहुत दोस्ती अच्छी होती है ना दुश्मनी अच्छी होती है। तो एक तो ये बहुत सबक है कि उनके साथ एक बैलेंस और एक जो डिस्टेंस होता है वो कायम रखना चाहिए। इस वक्त जो हो रहा है वो काबिले मुज़म्मत है। इमरान रियाज खान के जो भी व्यूज़ हों, जो भी उनको आज़ादी तकरीर, आज़ादी इजहार की मुकम्मल आज़ादी होनी चाहिए। ये पर्चे, पुलिस की छापे, ये जो डरावे धमकियां, ये गलत है, इसको बंद होना चाहिए। इसको और बिल्कुल राना सनाउल्लाह साहब को ताकीद करनी चाहिए। जो भी मुतल्लिका लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं, उसमें पुलिस भी आती है और दीगर जो है इदारे भी आते हैं, उनको बिल्कुल इस बात के ऊपर एक एक्शन लेना चाहिए। यही आलम जो है दीगर लोगों का, अरशद शरीफ साहब का, दीगर और लोग हैं, सब लोग जो हैं उनके अपने अपने व्यूज होते हैं, अपने अपने तरीका होता है। लेकिन यहाँ पे एक बात जो है वो अहम है कि इस पोलराइज्ड माहौल में, इस पोलराइजेशन में पीटीआई का भी तो बहुत बड़ा हाथ है। जिस दिन से इमरान खान साहब की हुकूमत को वो हुआ, खतरा महसूस हुआ, उस दिन से मुल्क को पहले ही पोलराइजेशन बहुत थी। पार्लियामेंट में ऑपोजिशन और गवर्नमेंट का कोई वर्किंग रिलेशनशिप नहीं था 3.5 साल। आज भी वो आलम है कि आज वो अब पार्लियामान से बाहर हैं। अब देखें ना, 151 अगर मेंबर हों, पीटीआई के एमएनएस हों, तो उनको पार्लियामेंट में जाकर पार्लियामेंट में आवाज उठानी चाहिए। उनको कमेटियों का हिस्सा बनकर तलब करना चाहिए उन एजेंसियों को, उन इदारों को, ताकि सिस्टम के थ्रू वो ये चीज, ये जब तक हमारे सियासतदान ये प्रैक्टिस सेनेट में तो है, वहां बुलाते हैं, वहां होता कुछ नहीं, इजाजत देते रहेंगे। नहीं मोहित भाई, उनको कौमी असेंबली में जहां पे बुला रहे हैं, कुछ भी नहीं हो रहा, वेस्ट करती है,
उनको जी, तो उनको वो करना चाहिए। बॉयकॉट की सियासत और पोलराइज्ड माहौल में फिर ये होता है कि एंकर्स जो होते हैं या सहाफ़ी जो होते हैं या दीगर सिविल सोसाइटी के एक्टिविस्ट जो होते हैं, उनके ऊपर लेबल लग जाता है कि ये तो पीटीआई का है, ये एंटी पीटीआई है, ये लिफाफा है, ये सीधा है, ये चोर है, अकॉर्डिंग टू योर व्यू। चैनल्स का भी यही हाल हो गया पाकिस्तान में, हर चीज के ऊपर एक ठप्पा। इतनी सख्त तकसीम तो मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखी। आप यकीनन आप मुझसे बड़े हैं, आपने भी नहीं देखी होगी जिस हद तक की पोलराइजेशन हो चुकी है। अब ये काम है, मैंने नहीं देखी। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं ब्रेक ले लूं, मैं ब्रेक ले लूं। जो नजर उमी साहब, सेनेटर ऑन अब्बास के पास भी आऊं आफ्टर द ब्रेक के अगर ये असेंबलियों में होती तहरीक इंसाफ, सेनेट में तो है, तो शायद कोई अफाका हो जाता, कोई सूरत हाल बेहतर हो जाती। इस किस्म की जो हो रही है गुंडागर्दी शायद ना हो सकती आफ्टर द ब्रेक। नाज़रीन, वेलकम बैक। आज का प्रोग्राम हम कर रहे हैं 5 जुलाई 1977 की मुनासबत से, जिस हवाले से आज फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान जनाब इमरान खान साहब ने भी उस हवाले से एक मुख्तसर तकरीर की। राना साहब, क्या आप समझते हैं कि दोबारा वक्त आ गया है, जिस तरह से 2007 में मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो और नवाज शरीफ साहब ने एक चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी साइन किया था और भी जमातों ने, अब दोबारा पाकिस्तान की सियासी जमातों को अपने इख्तलाफात भुला के शायद डायरेक्टली इनडायरेक्टली उनको इकट्ठा होना पड़ेगा? बिल्कुल, मैं समझता हूं कि ये वक्त की ज़रूरत है, क्योंकि जो इकोनॉमिक सिचुएशन इस मुल्क की है उसके अंदर इस पोलराइजेशन अगर ये एग्जिस्ट करेगी तो फिर मुल्क जो है वो आगे नहीं चल सकता। देखें, इमरान खान की आज की जो तकरीर थी उसमें वो कह रहे थे कि मैंने कोई बयान रिकॉर्ड कराया है, मेरी लाइफ थ्रेटेंड है, मुझे कुछ हो गया। तो ये एक कल्ट की तरह वो फॉर्म कर रहे हैं अपनी पार्टी को, या एक कह लें कि जिस तरफ वो चले गए, जो पोलराइजेशन जो हो चुकी है, इसको ठंडा करना आज वक्त की जरूरत है। मैं पहले भी मैं रिपीट कर रहा हूं कि ये पार्लिमानी जमहूरियत है, इसमें ऑपोजिशन और हुकूमत का एक वर्किंग रिलेशनशिप होना लाजमी है। और जिस तरह के मसाइल हम फेस कर रहे हैं, वहां चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी, चार्टर ऑफ इकोनॉमी या कोई मिनिमलिस्टिक एग्रीमेंट के आगे किस तरीके से आपने इस मुल्क को लेके चलना है, ये रिक्वायरमेंट है। हम ये जो सियासत है कि मैं नेक हूं, ये काफिर हैं, मैं जो हूं मुल्क का पेट्रियट हूं, वो गद्दार हैं, ये नहीं चल सकती सियासत। इससे मुल्क के मसाइल हल नहीं होंगे, चाहे ये हमारी साइड से आवाजें उठें या चाहे दूसरी साइड से आवाजें उठें। इन चीजों को हमें ठंडा करना बिल्कुल लाजमी है। ये मस्ट ठंडा करना पड़ेगा पाकिस्तान को आगे ले जाने के लिए। और मुझे ज्वाइन कर और हमारी तरफ से भी जी 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 हाँ, हाँ बिल्कुल सही। रज़ा रूमी साहब, एक इस किस्म की पोलराइजेशन और फायर वॉल्स खड़ी हो गई हैं, और आपने सेकंड पार्ट के आखिर में आपने खुद कहा कि आपने अपनी जिंदगी में इतनी इस किस्म की इंतहा पसंदी जो है वो नहीं देखी। मेरा ख्याल है 1977 में भी इसी किस्म की इंतहा पसंदी थी, जब जुल्फ़िकार अली भुट्टो बहुत पॉपुलर भी थे। जो मूवमेंट चली थी पीएनए की, वो इसी चीज़ पे थी कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो जो है वो कंटिन्यू भी करेंगे और अपनी ऑपोजिशन को ख़त्म कर देंगे। 2/3 मेजॉरिटी उन्होंने हासिल कर ली थी इलेक्शन के अंदर। उसी के ऊपर झगड़ा जो है हुआ था कि वो ऑपोजिशन को स्क्वीज़ कर रहे थे बिल्कुल। तो वही सूरत हाल दोबारा जो है वो डेवलप हो गई है 50 बरस के बाद। मेरे ख्याल 45 बरस गुजरे हैं 1977 को। अब इसका हल क्या है, कैसे इसमें से हमने बाहर निकले? जी, उसमें फ़र्क था। देखिए इसका हल जो है किसी के पास नहीं है। अगर सियासतदान, एक आपने चूंकि कहा था ना कि तारीख से क्या सबक सीखा है, तारीख का सबसे बड़ा सबक है पाकिस्तान में, अगर सियासतदान ये एक दूसरे के साथ करते रहेंगे तो फिर जो दीगर गैर मुंतखब इदारे होते हैं जैसे कि अदली और इस्टेब्लिशमेंट, उनको मुकम्मल मौका मिलता है कि वो अपनी अपना होल्ड रखें मुल्क में, और उसी का कंप्लेन करते हैं। परसों पीपीपी करती थी, कल नून लीग करती थी, आज पीटीआई कर रही है। तो बात यह है कि ये एक विशेष साइकिल में हम फंसे हुए हैं। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे यह है कि इमरान खान साहब जो है, उनके अपना जो जमहूरी मिजाज है उसके ऊपर सवालात उठते हैं। क्या वो वाकई में पार्लिमानी जमहूरियत में यकीन रखते हैं, या वो एक शख्सी निज़ाम, जैसे कि उनकी पार्टी भी वन मैन पार्टी है, कल्ट है पूरी। वो जो इमरान खान साहब को मसीहा और हीरो समझते हैं वो उनके पीछे हैं, जो नहीं समझते उनके खिलाफ हैं। तो बात है कि इमरान खान साहब को नजर सानी करनी चाहिए इसके ऊपर, अपनी कुछ गलतियों को भी देखना चाहिए कि 3.5 साल में आखिर क्या क्या गलतियां हुई। उससे पहले जिस तरह वो इक़्तिदार में आए वो वाली चीजें दोहरानी नहीं चाहिए। अगर वो चीजें दोहराएंगे तो इसका नतीजा यही निकलेगा, और बार बार ये रिपीट करने से कुछ हासिल नहीं होगा, ना मुल्क को हम वहीं फंसे रहेंगे। मुल्क में इस वक्त इतना बड़ा क्राइसिस है, जैसे मैंने पोलराइजेशन का तो जिक्र किया और आपने 77 का हवाला भी दे दिया। 77 में खैर चलिए वो एक अलग बहस है,
लेकिन यहाँ पे इस वक्त हमारी मईशत का जो आलम है और जो हमारे मुल्क की सिक जो पब्लिक सेक्टर कॉरपोरेशंस हैं, हमारी जो इंतजामी ढांचा सिविल सर्विस जो है वो डिसफंक्शनल है। खत्म हो रहा है प्रोग्राम का वक्त, 2 मिनट से भी कम रह गया। मैं जरा क्विक इसमें सेनेटर साहब योर लास्ट कमेंट बिफोर आप रिस्पॉन्ड कर दें। डॉक्टर साहब मेरा सवाल आप जैसे लोगों से है, आपको क्या चीज मोटिवेट करती है टू स्टैंड अप? मैं इंफॉर्मेशन की स्टैंडिंग कमेटी में गया जहां पे आप भी एक दिन आए थे, अरशद शरीफ बैठे थे, इमरान रियाज आए थे, समी इब्राहिम आए थे। व्हाट मेक्स यू स्टैंड अप? आप किसके लिए खड़े होते हैं? पैसे के लिए? नथिंग। डॉक्टर साहब ये एक इनर सेल्फ होता है, एक कॉन्शियस होती है, और खान साहब इज द लीडिंग स्टार जिसको देख के आप लोग शाइन कर रहे हैं। एंड आई कैन टेल यू डॉक्टर साहब, यू गाइस आर नॉट अलोन। आप अकेले नहीं, पाकिस्तान में करोड़ों पाकिस्तानी ऐसा है जो ये सोच रहा है कि इस वक्त अब बस, अब बहुत हो गया। ये देयर कांट बी मोर मिस्टेक्स टू इट। हमें यकीन जानिए, हम जिया को तो मतलब भुट्टो को याद कर चुके, मतलब जिया को कोई भी बुरा नहीं कह रहा, मतलब व्हाई नॉट। हमें मतलब कहीं ना कहीं पुल लगाना। इखलाकियात की हद ये है कि टॉक शोज पे ये डिस्कस हो रहा है कि डॉक्टर इस्लाम फर्स्ट लेडी से क्या बात कर रहा था, हत्ता कि ये डिस्कस होना चाहिए कि वो टैप किसने किया था। ये इखलाकियात डिस्कस ये हो रहा है कि उस दिन अयाज मीर ने वो जो बात की क्यों बात की। डिस्कस ये होना चाहिए एक बूढ़े आदमी को सड़क पर रख के क्यों मारा गया। I think this is high time. Everybody has to stand up. And I salute to you everyone कि आप लोग इतना प्रेशर लेते हैं। I mean हम लोग तो चले फॉलोअर्स हैं खान के, अंधे फॉलोअर्स हैं। What makes you stand up? I'm sure you have those answers. Nobody's answers for it. जी सेनेटर साहब वक्त खत्म हो गया। सेनेटर साहब का, रजा रूबी साहब का, राना एहसान अफजल खान साहब का बहुत शुक्रिया। बड़ी इंटरेस्टिंग और बड़ी इन्फॉर्मेटिव ये डिस्कशन थी, इन डेप्थ ये डिस्कशन थी। आज इतना ही, फिर आपसे मुलाकात होती है। बहुत शुक्रिया।